युद्ध शुरू होने से पहले ही अमेरिका और इस्राएल एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ के बीच चल रही मौजूदा जंग की तैयारी के दौरान और मेरी पोस्ट्स में भी मैं ये कहता रहा हूं कि ये जंग ऐसी होगी जो सबसे ज्यादा तकदीर साज जंग होगी और दुनिया के सियासी निज़ाम में पूरा बदलाव लाएगी, जो और भी बहुध्रुवी दुनिया बन जाएगी, दो ध्रुवी भी नहीं। लेकिन एक बात मैंने अपनी पिछली पोस्ट में ये भी कही थी कि ये जंग सबसे बड़ी कुर्बानी का सबब बन सकती है और वो कुर्बानी खुद ट्रंप की हो सकती है। हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को। आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल आस्क फॉर एश्योरेंस पर। पिछले कुछ हफ्तों से हम बात कर रहे हैं। मैं जंग शुरू होने से पहले ही रेगुलर पोस्ट कर रहा था कि ये जंग किधर जाएगी और मैंने अपनी पोस्ट के जरिए अपना तज्जिया दिया था। अपनी आखिरी वीडियो में भी मैंने तज्जिया दिया था कि ये जंग किस तरफ जा सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको थोड़े और सबब बताना चाहता हूं कि ये जंग सिर्फ सियासी जंग ही नहीं बल्कि माशी जंग भी है, बल्कि मजहबी जंग भी है और इस दुनिया का एक पृष्ठभूमि है और हमें बड़ा जियोपॉलिटिकल नजरिया समझना होगा ताकि गहराई से समझ सके कि क्यों ये ट्रंप को इस जंग की सबसे बड़ी कुर्बानी बना सकती है। अब पहली बात जिस पर ज्यादा बात नहीं हुई वो है इस दुनिया की सियासी मजहबी बुनियाद। पहले मजहबी बुनियाद पर फोकस करते हैं। अब ईरान और दूसरे खलीजी ममालिक जो ज्यादातर सुन्नी मुल्क है उनके नजरिए से एक तारीखी पृष्ठभूमि है और ये इस्लाम की शुरुआत तक जाती है, उस वक्त तक जब हजरत मोहम्मद पर कुरान नाजिल हुआ और वो इस्लामी दुनिया के रहनुमा थे। लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो मुसलमानों के सामने खलीफा यानी रहनुमा का मसला था और उस वक्त हजरत अली के चेलों का ख्याल था जो हजरत मोहम्मद के चचाजाद और दामाद थे कि उन्हें खलीफा बनना चाहिए। हालांकि दूसरे एक गुट से ज्यादा हमायत थी हजरत अबू बकर सिद्दीक को जो हजरत मोहम्मद के दोस्त और ससुर थे खलीफा बनाने के लिए। फिर उनके बाद खलीफा उमर बिन खत्ताब, फिर उनके बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान खलीफा बने एक के बाद एक। और इस पूरे दौरान अली के हामी और खुद अली भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि अली को खलीफा न बनाया गया। तो क्या हुआ कि चौथी बार अली खलीफा बने। उनके कत्ल के बाद एक गुट दूसरे से अलग हो गया जो आगे चलकर सुन्नी दुनिया बना और दूसरा गुट हजरत अली का गुट, उनके चेले यानी शिया दुनिया। और हजरत हुसैन जो हजरत अली के बेटे थे, उनकी शहादत के बाद ये खिलाफत और भी मजबूत हो गई क्योंकि हजरत हुसैन शहीद कर दिए गए। उन्हें उस शख्स के बेटे ने शहीद किया जो अली के बाद हाकिम बना, मुआविया का बेटा यजीद, जिसने न सिर्फ हुसैन बल्कि उनका पूरा काफिला, पूरा खानदान शहीद कर दिया। छोटे बच्चों पर भी तरस न खाया, यहाँ तक कि जो बच्चे कुछ महीने या कुछ दिन के थे। तो शियाओं की मानसिकता ये है कि उनसे उनका हक छीना गया कि वो मुसलमानों के हकदार रहनुमा थे। और इस तरह सुन्नी और शिया दुनिया के बीच ये खिलाफत है जहाँ शिया ये समझते हैं कि वो मुसलमानों के हकदार रहनुमा है, जबकि सुन्नी खासकर शुरू में सऊदी अरब ये समझता था क्योंकि मुसलमानों के दो सबसे बड़े मजहबी मर्कज़ मक्का और मदीना सऊदी अरब में है, इसलिए सऊदी अरब ये समझता था कि वो रहनुमा बन सकते हैं। और फिर इसमें तुर्की भी एक खिलाड़ी है। तुर्की के पास उस्मानिया खिलाफत सबसे लंबे अरसे तक रही जब इस्लाम यूरोपीय मुल्कों में भी फैला, तो ये कुछ हिस्सा पश्चिमी एशिया और फिर यूरोप तक। तो तुर्की ये महसूस करता है क्योंकि उसके पास सबसे लंबे अरसे तक खिलाफत रही। उस्मानिया खिलाफत अभी पिछली सदी में दूसरी जंग अजीम के दौरान खत्म हुई, इसलिए वो समझते हैं कि उन्हें मुसलमानों का रहनुमा होना चाहिए। सऊदी अरब समझता है कि उसके पास दो सबसे मुकद्दस जगहें हैं, मक्का मदीना, इसलिए वो रहनुमा होना चाहिए। मगर ईरान जो अब बन गया है, असल में ईरान की जड़ें फारस से है, तो उन्हें ये फ़ख्र है कि वो बहुत पुरानी तहजीब है। वो फारस की बड़ी कौम है जिसने रोमियों के सामने भी जम के रखा और फिर इस्लाम फारस में आया और इसलिए ईरानी अरब नहीं, वो फारसी है, उनका अपना फ़ख्र है। और अब ईरान की अक्सरियत शिया है,
छोटे गुटों के साथ कुछ छोटे फिरके, मतलब कुर्दों की थोड़ी आबादी है जिनका मजहब थोड़ा अलग है, फिर सुन्नी मुसलमानों की भी थोड़ी आबादी है, तो उनका अपना है। तो ये ईरान की मानसिकता और विचारधारा में है कि वो हैं जिनके साथ फिर से जुल्म हुआ, और वो हैं जो शहीद हुए, उनके रहनुमा शहीद हुए। तो शहादत की मानसिकता उनके लिए बहुत खास है। तो वो एक कौम है, एक मुल्क है, जो शहीद होने से नहीं हिचकिचाते। और अगर एक चला गया, दूसरा आ जाता है झंडा उठाने के लिए। उनकी मानसिकता समझे बिना उनसे जंग करना। हालांकि आमतौर पर लोग मरने से डरते हैं, मरना नहीं चाहते, यहाँ मानसिकता अलग है। और इसीलिए एक दौर खत्म करने के बाद दूसरा दौर, लगभग पूरी रहनुमाई, वजीर जंग, खुद रहबर, जासूसी प्रमुख, पुलिस प्रमुख, अर्गची जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में पहला नंबर था, सबको खत्म कर देते हैं। फिर भी कोई और आ जाता है और झंडा आगे बढ़ा देता है। तो ये एक बहुत मजबूत मजहबी पहलू है इस जंग का। इसराइल के नजरिए से भी उनके लिए इससे भी मजबूत मजहबी सबब है, क्योंकि उनके लिए मसीह, जिसकी पेशीनगोई की गई है, वो नहीं आएंगे जब तक तीसरा हेकल, दाऊद का तीसरा हेकल, मस्जिद ए अक्सा वाली पहाड़ी पर न बन जाए। तो वो चाहते हैं कि मसीह आए, लेकिन मसीही इंजीलवादी या मसीही रोमन कैथोलिक, यानी मसीही दुनिया, वो समझते हैं कि जब तक कुबत अस सखरा पर तीसरा हेकल न बन जाए, मसीह का दूसरा आगमन नहीं होगा, रैप्चर नहीं होगा। तो इसराइल को तीसरा हेकल बनाने के लिए बहुत जोरदार हमायत है कट्टर कैथोलिक तबके की, कैथोलिक फिरके की। और अगर आप अमेरिकी सियासी निज़ाम में रिपब्लिकन को देखें, वो कुछ ज्यादा कैथोलिक, ज्यादा रूढ़िवादी माने जाते हैं, इसलिए वो हमेशा इसराइल का साथ देते हैं। सिर्फ होलोकॉस्ट के गुनाह के मारे उनका साथ देने के लिए नहीं, ये कोई 80 बरस पहले की बात है, बल्कि अब पिछले 4-5 दशकों से वो अरबों के खिलाफ इसराइल का साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मुसलमान इसराइल को कुबत अस सखरा पर दाऊद का तीसरा हेकल बनाने से रोक रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों का अक्सा वहां है और वो कब्जा नहीं छोड़ना चाहते, और मुसलमानों का कब्जा है। और खलीजी मुल्क सीधे या गैर सीधे उस मामले का साथ देते रहते हैं, और फलस्तीनी मामला कुद और कुबत अस सखरा से बहुत जोरदार तरीके से जुड़ा है। तो इंजीलवादी कैथोलिक तबका इसराइल को फलस्तीनी आबादी को हटाने में, धीरे धीरे उन्हें खत्म करने में कोई ऐतराज या उठापटक नहीं करता। और मुसलमान दुनिया, मसलन सद्दाम हुसैन इसराइल के खिलाफ था, तो उन्होंने सद्दाम को हटा दिया। फिर लीबिया, तो जो भी सबसे ताकतवर मुसलमान मुल्क थे जो ऐतराज कर सकते थे और आवाज बुलंद कर सकते थे और सक्रिय तौर पर जंगजू तरीके से विरोध कर सकते थे, इंजीलवादी अमेरिका और इसराइल का साथ देते रहे कि एक के बाद एक उन मुल्कों को खत्म करें जो ताकतवर मुसलमान मुल्क थे। और आखिर में खड़ा है ईरान। सारे अरब खलीजी मुल्क कतार में आ चुके हैं। क्यों? अरब मुल्क बहुतायत में बादशाही है, वो अपनी हुकूमत जारी रखना चाहते हैं, इसीलिए उनके पास बड़ी फौजें भी नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई फौजी जनरल तख्तापलट कर दे और उनकी बादशाही खत्म हो जाए। तो वो क्या करते हैं? मसलन सऊदी अरब, उनके पास एक बड़ी पाकिस्तानी फौज है जो 70 के दशक से वहां है, पता नहीं आप में से कितने जानते हैं। और बादशाह की अपनी खास हिफाजती फौज है, सऊदी अरब के बादशाह की। और सारे मुल्कों के अंदर अमेरिकी अड्डे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इससे उनकी हिफाजत होगी। लेकिन क्योंकि अमेरिकी अड्डे हैं और वो समझते हैं कि अमेरिका से महफूज है, तो उन्हें अमेरिका का कहना मानना पड़ता है। अमेरिका का कहना है कि इसराइल से सुलह करो, यही अब्राहम अकॉर्ड है। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड का मतलब है इसराइल को जायज मुल्क मान लेना, और जैसे ही वो मान लेंगे तो गैर सीधे तौर पर फलस्तीन पर इसराइल के कब्जे को भी मान लेंगे और पश्चिमी किनारे और गजा पर कब्जा कर पाना। और फिर अगला कदम है मस्जिद अल अक्सा, कुबत अस सखरा को तबाह करके तीसरा हेकल बनाना, जिसके लिए इंजीलवादी या कट्टर कैथोलिक तबके की हमायत है। इसीलिए अगर आप जानते हैं कि 1990 के दशक में जॉर्ज बुश ने भी ये कहा था कि इराक पर हमला, जो झूठे हथियारों के सबब पर किया गया था, उसके लिए उन्होंने क्रूसेड कहा था। तो ये मजहबी जंग अमेरिका के हाथों लड़ी जा रही है, सियासी निजाम को पीठ देते हुए।
रिपब्लिकन का सियासी निजाम मजबूत इंजीलवादी तबके की पीठ से इसराइल की मदद कर रहा है, और इसीलिए वो समझते हैं कि इसराइल उनकी हिफाजत कर रहा है या इसराइल को मदद पहुंचा रहा है ताकि ईरान को खत्म कर सके, वो खतरा जो दाऊद का तीसरा हेकल कुबत अस-सखरा पर बनाने के रास्ते में है। अब हुआ ये है कि ट्रंप, क्योंकि उन्हें कुछ मजबूत इंजीलवादियों से जोरदार हमायत और फंड भी मिला, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ एक डोनेशन $300 अरब के करीब था, तो ये एपेक, जो इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात के लिए मजबूत लॉबी है, जो कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक सियोनी एजेंडे के सिवा कुछ नहीं, तो ये सब इकट्ठा हो गए हैं कि ये उनके लिए आखिरी मौका है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अमेरिकी रोब या ताकत धीरे धीरे कम हो रही है, चीन उभरती ताकत है, तो ये एक मजबूत सबब हो सकता है। पिछले साल जब इसराइल ने हमला किया और उन्होंने ईरान की तरफ से बहुत जोरदार जवाबी हमला देखा, तो इसराइल ने फौरन ट्रंप के दफ्तर का इस्तेमाल करके फौरन जन बंदी करवाई और न्यूक्लियर साइट पर बम गिरवाए ताकि वो अपने बचाव की तैयारी कर सके। तो उन्होंने ईरान को तैयारी के लिए ज्यादा वक्त नहीं दिया, 6 महीने के अंदर वापस आकर ईरान पर हमला कर दिया। अब पेंटागन के इसमें घुसने की वजह क्या है? वो मजहबी एजेंडे की परवाह नहीं करते। तो ट्रंप ने उनसे कहा, मैं ईरान पर हमला करना चाहता हूं, क्योंकि उनके अपने मागा समर्थकों, मजबूत कैथोलिक समर्थकों, इसराइल के इंजीलवादी समर्थकों की जोरदार पुश है, और उन्होंने पेंटागन से कहा कि कोई वजह ढूंढो। अब पेंटागन से ज्यादा CIA है, जो इसमें एक सियासी पहलू देखती है। पेंटागन की क्या मंशा है? वो देखते हैं कि इस जंग के जरिए अगर वो ईरान पर काबू पा सके, कुछ महीने पहले वो वेनेजुएला के तेल पर काबू पाने में कामयाब हुए थे, तो CIA के लिए, और ये कि डेमोक्रेट इसकी इजाजत क्यों दे रहे हैं और अपनी हमायत दे रहे हैं, कांग्रेस को ट्रंप की जंगी इख्तियारात को रोकने नहीं दे रहे, तो इसकी वजह ये है कि अमेरिका का वेनेजुएला और अब ईरान दोनों के तेल पर काबू हो सके। तो बचा क्या? खलीजी मुल्क जो तेल पैदा करते हैं वो अमेरिकी रोब के तहत हैं, तेल उनकी मुट्ठी में है, तो बस ईरान बचता है। अब अगर ईरान का तेल भी अमेरिका के काबू में आ जाए, तो उनके पास चीन के साथ बेहतर सौदेबाजी का दांव होगा। तो ये रहा चीन वाला पहलू, जिसका मैंने अपनी पिछली पोस्ट में भी जिक्र किया था। पिछले साल या ट्रंप की प्रेसिडेंसी के शुरू में अगर आप देखें, ट्रंप ने भारी टैरिफ लगाए, जवाब में चीन ने दुर्लभ मिट्टी के खनिजों के निर्यात पर रोक लगाकर जवाब दिया, और तब अमेरिका समझ गया कि उसे एक बड़ा सौदेबाजी का दांव चाहिए। तेल से बढ़कर कोई मजबूत सौदेबाजी का दांव नहीं चीनी के साथ। अब अगर सारा तेल काबू में है, वेनेजुएला का तेल, खलीजी मुल्कों का तेल, अमेरिका का अपना तेल, ये सारा तेल काबू में है, तो चीन के पास सिर्फ रूस ही विकल्प बचता है। अब यूरोप में यूक्रेन का मामला है, तो अमेरिका को कोई परेशानी नहीं, और रूस की अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है, भारत से भी बहुत छोटी, शायद 7वीं या 8वीं नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं एक कमजोर, आर्थिक तौर पर कमजोर रूस को इकलौता दांव बनाकर रखने में। तो अगर चीन अपनी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाना चाहता है, तो उसे तरह तरह के स्रोत चाहिए, उसे अमेरिका से मोल भाव करना पड़ेगा। और इसीलिए अगर आप देखें, ट्रंप को इस महीने मार्च में शायद 21-22 या उसके आसपास चीन जाना था, लेकिन उन्होंने टाल दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि चीन जाने से पहले तेल पर पूरा काबू कर ले और फिर मोल भाव करें। अब ये सारा मोल भाव खुल्लम खुल्ला नहीं होता, बंद कमरों में होता है लोगों के बीच। लेकिन तब वो चीन के प्रीमियर से कह सकते हैं, देखो यहाँ सारा तेल हमारे काबू में है, तो अगर तुम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी चाहते हो, तो बेहतर होगा कि तुम हमें दुर्लभ मिट्टी के खनिजों पर धमकी न दो, जो सुपर कंडक्शन और मैग्नेट्स के लिए बहुत अहम है, और सेल्स ऑफ सीकर्स और बहुत सारे दूसरे इस्तेमालों में, और अमेरिका की तकनीकी रोब में भी। तो अगर अमेरिका की डिफेंस कैपेबिलिटी और तकनीकी कैपेबिलिटी चली गई, वो रोब चला गया, तो अमेरिका के पास मेज पर रखने को और धमकाने को कुछ नहीं बचता। तो क्योंकि वो ईरान को पूरी तरह कुचल नहीं पा रहे, उसे अपने ताबे नहीं कर पा रहे, इसलिए ट्रंप ने चीन जाना टाल दिया। अब इसमें एक और अहम पहलू ये है कि ट्रंप के पास बार बार बाहर निकलने का रास्ता था, लेकिन वो उस रास्ते पर नहीं जा पा रहे,
पूरी रहनुमाई को खत्म करने, चुन चुनकर मारने के बावजूद, और ट्रंप ने कहा कि अब कोई निशाना बचा ही नहीं, हम जीत चुके, हम खत्म कर चुके, कोई फौज ही नहीं बची, कोई जरूरत नहीं। वो बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि इस्राएल उन्हें बाहर निकलने नहीं दे रहा। इस्राएल नहीं चाहता कि ट्रंप अभी जाए। अगर वो अभी चला गया तो वो ईरान के रहमो करम पर रह जाएंगे और इस्राएल अकेले ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। और खलीजी मुल्क भी डरे हुए हैं, क्योंकि अगर अमेरिका निकल गया तो ईरान न सिर्फ इस्राएल को बल्कि खलीजी मुल्कों को भी धमकाएगा, फिर उन्हें दबना पड़ेगा और खिराज भी देते रहना पड़ेगा। और इसलिए ट्रंप इस रास्ते पर नहीं निकल सकते, इसे बंद नहीं कर सकते। अब ट्रंप एक बड़े रास्ते की तलाश में है। वो क्या करना चाहते हैं कि मुश्तबा को पकड़ें, या तो मुश्तबा को पकड़ें जैसे मादुरो को पकड़ा था। ये सब मरीन जाना और कुछ किसी दूसरे ऑपरेशन के लिए कवर होगा। तो वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द ये खत्म होगा, बहुत जल्द ये खत्म होगा, क्योंकि वो मुश्तबा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो मुश्तबा को पकड़ ले और उसे बंधक बना ले तो ईरान की सरकार से मोल भाव कर सकते हैं कि तुम्हारा अगला रहबर ये है। अगर वो ऐसा न कर सके तो वो चाहते हैं कि मुश्तबा को खत्म कर दे, ये कहते हुए कि ठीक है, मैंने अगला रहबर भी खत्म कर दिया, दूसरी कतार भी खत्म हो गई, सारा बचाव, सियासी रहनुमाई सब कुछ खत्म, मैं बाहर निकल सकता हूँ। फिर भी इस्राएल ट्रंप को बाहर निकलने नहीं देगा, क्योंकि वो ईरान का पूरा खात्मा चाहते हैं। कोई बैलिस्टिक मिसाइल ना हो, कोई न्यूक्लियर एनरिचमेंट ना हो, कुछ ना हो, यहाँ तक कि न्यूक्लियर रिएक्टर भी ना हो जो ईरान की तथाकथित अम्लीय ऊर्जा जरूरतों के लिए हो। वो ईरान को पूरी तरह बिखेर कर रख देना चाहते हैं, ऐसा कि ईरान को दोबारा बनने में कई कई दशक लग जाएं। और जब भी ईरान जरा सी मिसाइल बनाने की कोशिश करे, इस्राएल का बहुत मजबूत जासूसी नेटवर्क है, वो उसे बम से उड़ा देगा और फिर बरसों पीछे धकेल देगा, और हम ये रोब बनाए रखें। और इस बीच अगर आप देखें, इस्राएल ने लेबनान में घुसना शुरू कर दिया है और वहां की जमीन लेकर बफर जोन बना रहा है। वो सीरिया का कुछ हिस्सा भी ले चुका है, और पिछली बार गोलान हाइट्स लिए तो अमेरिका ने फौरन मान लिया और पहचान लिया। तो इस्राएल धीरे धीरे फैलना चाहता है अपनी ग्रेटर इस्राएल की हसरत में, जो दरिया से दरिया तक होगा, जिसमें खलीज के बहुत सारे इलाके भी होंगे, मिस्र के भी, सीरिया के भी, और मौजूदा इलाकों के कुछ हिस्से भी जैसे सिनाई वगैरह। तो ये इस्राएल की हसरत है, ग्रेटर इस्राएल की। जब तक वो ये हासिल नहीं कर लेते, रास्ते में सिर्फ ईरान रोड़ा है, वो उसे जाने नहीं देंगे। तो अगर ट्रंप मुश्तबा खुमैनी को अगवा करके या उसे खत्म करके भी निकलने की कोशिश करे, तो वो रास्ता ट्रंप के लिए मुमकिन नहीं, इस्राएल इजाजत नहीं देगा। लॉबी बहुत मजबूत है। याद है जॉन एफ कैनेडी के साथ क्या हुआ था? जब जॉन एफ कैनेडी ने इस्राएल को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने का जोरदार विरोध किया, तो उनकी प्रेसिडेंसी ज्यादा देर न चल सकी। तो किसी भी तरह इस्राएल ट्रंप को ईरान से अपनी जंग में ऐसे उलझाए रख सकता है कि ईरान का खात्मा हो जाए। वो रुकेगा नहीं और बहुत जल्द ईरान की तबाही पूरी करे। अगले 2-3 महीने, शायद 6 महीने, जितना भी वक्त लगे। और ट्रंप की रहनुमाई में ही कुबत अस सखरा पर दाऊद का तीसरा हेकल बनाने में भी कामयाब हो जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगले 3 साल तय करने वाले हैं। हमें शायद कोई दूसरा सदर न मिले जो ईरान को खत्म करने और तीसरा हेकल बनाने में इतना सहायक हो। और इसलिए ये आखिरी मौका समझकर ये बहुत बेचैन है। ये कोशिश कर रहा है कि खलीजी मुल्कों को जंग में घसीटे, अजरबैजान पर हमला करवाकर जंग में घसीटे, यूरोपीय मुल्कों को जंग में घसीटे, ताकि ईरान जल्द से जल्द खत्म हो जाए, फिर अपने अगले एजेंडे पर जा सके, ग्रेटर इस्राएल बनाने के लिए, और फिर इंजीलवादी एजेंडा के इस्राएल को कुबत अस सखरा पर दाऊद का तीसरा हेकल बनाने में मदद करने का। तो इसमें मजहबी पहलू है, सियासी पहलू है, माशी पहलू है, बचाव पहलू है, लेकिन इसमें एक पहलू पूरी रोब और सल्तनत का भी है। अमेरिका का अपना एजेंडा है चीन पर काबू पाने का। ईरान का अपना एजेंडा है कि वो जुल्म के खिलाफ खड़ा होने वाला और उम्मा पर रोब रखने वाला दिखे, और इसीलिए वो फलस्तीनी मामले का साथ देता रहता है, क्योंकि वो सुन्नी दुनिया और मुसलमान दुनिया को दिखाना चाहता है कि हम अकेले हैं जो तुम्हारे मामले के लिए खड़े हैं।
हर किसी का अपना एजेंडा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ट्रंप के पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं। अगर वो कोशिश करते हैं तो ट्रंप इस जंग की सबसे बड़ी कुर्बानी बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मुझसे कोई निजी सलाह मशविरा चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पर मुझसे राबिता करें। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये आपके दोस्त और रहनुमा इरफान साइन कर रहे हैं। नमस्कार।